नमस्कार। इतिहास गवाह है कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अभी तक आपने देखा कि किस तरह देश में इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का राज चलने लगा। संजय गांधी एक ऐसे तरक्कीशुदा मुल्क का ख्वाब देख रहे थे जहां सब कुछ खूबसूरत हो, लेकिन इसके लिए रास्ता था ताकत का, डंडे का, जुल्म का। संजय पर सबसे बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने कई लोगों की जबरन नसबंदी करवा दी। असल में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आगाह कर दिया था कि अगर आबादी नहीं रुकी तो देश की सेहत बिल्कुल खराब हो जाएगी। ये बात संजय गांधी के दिमाग में घर कर गई। देश में फैमिली प्लानिंग की मुहिम चल गई। मुस्लिम इलाकों में इस मुहिम को कामयाब बनाने का जिम्मा उठाया संजय गांधी की बेहद करीबी रुखसाना सुल्तान ने। रुखसाना ने अकेले पुरानी दिल्ली इलाके में एक साल में 13,000 लोगों के ऑपरेशन करवा दिए। इमरजेंसी में एक तरफ संजय गांधी जहां देश की जबरन सफाई में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगी थी। पूरे 18 महीने देश में इमरजेंसी रही। ये वो इमरजेंसी थी जो बाहरी खतरे के बजाय अंदरूनी खतरे के मद्देनजर लगी थी। इंदिरा की नजरों में अंदरूनी खतरों के सूत्रधार जेपी थे। इमरजेंसी ने सरकार और पुलिस को बेशुमार ताकत दे दी। पुलिस किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी, जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। धरना, प्रदर्शन, रैलीज, हर तरह की सभाओं पर पाबंदी लग गई। लोगों के जीने का अधिकार खत्म हो गया। पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती थी, किसी को भी गोली मार सकती थी। इंदिरा के जरिए संजय गांधी ने सत्ता की असल कमान थाम ली। वो कोई पद नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, ना उसका कोई ज्ञानी की स्टेटस था, वो कोई त्याग नहीं था। वो लड़का था और वो अपना रौब जमाता था, लोगों को डराता था। अपनी माँ की शक्ति को प्रयोग करके वो मनमानी करता था। अदालत जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पुलिस का सबको मालूम ही है कि पुलिस नॉन इमरजेंसी में भी कैसे गरीबों को परेशान करती है, उनके ऊपर हर तरह की अट्रॉसिटी करती है, उनसे ज़बरदस्ती वसूली भी करती है, सब कुछ करती है, यहाँ तक कि थाने में रेप तक करती है। तो वो पुलिस का जब उसे खुली छूट मिल गई, अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं रहा, तो उसने जिस तरह की ज़्यादतियाँ की, गलत लोगों को, लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया, वो तो अलग, प्रेस की आज़ादी भी बंद कर दी। लोगों को संविधान से मिले मौलिक अधिकार छीन लिए। 1971 में बने मीसा कानून का बेरोक टोक इस्तेमाल हुआ। मीसा कानून के तहत गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये 1972-73 में बना। मीसा जब कानून लोकसभा से पारित हो रहा था तो विपक्ष ने ये कहा था कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग होगा, और हुआ। मीसा के तहत सबसे पहला बंदी मैं ही हूँ। इमरजेंसी के दौरान मीसा के तहत हजारों लोग बंद हुए जेलों में। ऐसे लोग भी बंद हुए जिनको कि दरअसल गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। उसमें लोग मरे भी, आगजनी भी हुई, लोग वापस भी गए, छात्र आंदोलन फैला, कर्फ्यू लगा पटना में। उस समय में मेरे भी नाम और राम बहादुर राय के नाम मीसा वारंट जारी हो गया, तो मैं शाखा का काम तो कर नहीं सकता था, आंदोलन में लग गया था। जेपी आंदोलन से जुड़े लालू प्रसाद, इंदिरा के करीबी रहे चंद्रशेखर,
अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और शरद यादव जैसे नेता मीसा कानून के तहत जेल भेज दिए गए। और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस का, प्रशासन का व्यवहार बहुत ही शर्मनाक था। श्री जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय बड़े फायर ब्रांड लीडर थे, उनके भाई, उनकी माताजी, उनके परिवार के लोगों के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया गया। जिला स्तर पर भी बहुत कार्यकर्ता पीटे, जेल के अंदर भी कई कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जब तक चाहती प्रधानमंत्री रह सकती थी। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं थी। इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया तो शरद यादव जैसे विरोधी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इमरजेंसी में जब इंदिरा जी ने 5 साल की, लोकसभा 6 साल की, तो जयप्रकाश जी ने मुझे कहा कि तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि तुम पीपल्स कैंडिडेट थे। तो मैंने इस्तीफा दिया। मधुलिमा ने भी दिया। हम 2 लोग थे जिन्होंने जयप्रकाश जी की इच्छा के अनुसार लोकसभा इस्तीफा दिया। मेरा पत्र भी है। मैंने कहा भाई, मुझे जनता ने 5 साल के लिए चुना है, आप 6 साल कर रहे हैं इसको, मैं इसमें नहीं रहूंगा। इमरजेंसी में सरकार सर्वशक्तिमान हो गई। संसद भी इंदिरा की मर्जी की मोहताज हो गई। जवाहरलाल की बात अलग थी। इंदिरा, हिंदू जो है, इंदिरा जी को हिंदू बोलते थे वो, ये ज़्यादा मजबूत है। और जैसे उनने एक उदाहरण दिया वो ठीक नहीं। उनने कहा कि जैसे कैट होती है, उसको यदि घेरोगे तो वो कोने में जरूर चली जाएगी, और कोने में घिर गई तो आंख पे पंजा मारेगी। संसद इंदिरा गांधी के इशारे पर चल रही थी। अफसरशाही हावी थी। पुलिस का खौफ बढ़ता जा रहा था। प्रेस की आजादी खत्म हो चुकी थी। इंदिरा गांधी के रडार पर अब अदालतें थी। अदालतों पर क्यों थी इंदिरा गांधी की तिरछी नजर? आइए इसे बताने के लिए आपको थोड़ा पीछे की कहानी बताते हैं। हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी है। इंदिरा सरकार ने 1969 में बैंकों का सरकारीकरण कर दिया था। रजवाड़ों को मिलने वाली पेंशन रोक दी। लेकिन अदालत ने इंदिरा के दोनों बड़े फैसलों पर रोक लगा दी। इसे इंदिरा ने सरकार के कामकाज में अदालत की दखल माना। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस और 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा सरकार को झटका लग चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के मौलिक अधिकारों के पर कतरने के इंदिरा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई बदलाव नहीं कर सकती और मूल अधिकार संविधान के तहत लोगों के मिले मूल ढांचे में शामिल है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बदलाव किए उसकी वजह से, क्योंकि इमरजेंसी में है, मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी डरते थे और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उन कानून में जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बदलाव किए गए थे, जिसका मैं एग्जांपल देता था जब 77 में स्पीचेस में कि क्रिकेट मैच में अगर कोई पार्टी को यह हक हो कि गेम ओवर होने के बाद जब वो हार जाएं तो रूल्स ऑफ द गेम को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज कर दें और कह दें कि अगर किसी ने चौका लगाया है तो आउट माना जाएगा और अगर विकेट में बॉल लगी है तो छक्का माना जाएगा। अदालत की इस लक्ष्मण रेखा को इंदिरा सरकार मानने को तैयार नहीं थी। दरअसल 1974 आते आते इंदिरा गांधी और अदालतों का टकराव चरम पर पहुंच चुका था। इंदिरा गांधी कमिटेड जुडिशरी चाहती थी, लेकिन संविधान से अदालतों को मिले अधिकार की वजह से ऐसा नहीं हो रहा था। इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के ताने बाने को भी बदलना चाहा, जैसे 3 जजों को सुपरसीड करके जस्टिस A.N. रे को
चीफ जस्टिस तक बनवा दिया। फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद इंदिरा गांधी को अदालतों पर शिकंजा कसने में कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन शायद इमरजेंसी ने इंदिरा गांधी को ये मौका दे दिया। केशवानंद भारती केस पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद चीफ जस्टिस एसएम सीकरी रिटायर हो गए। उनकी जगह राष्ट्रपति वीवी गिरी ने जस्टिस एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। 3 जजों की वरिष्ठता की अनदेखी कर जस्टिस एएन रे की नियुक्ति हुई थी। वरिष्ठता की अनदेखी होने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने इस्तीफा दे दिया। इंदिरा सरकार के इस फैसले के बाद जेपी ने देश के सभी सांसदों के नाम चिट्ठी लिखकर इंदिरा राज को तानाशाही करार दिया। आप जुडिशरी के ऊपर भी टोटल कंट्रोल करिए, और उन्होंने सुपरसीड करके 1973 में और चीफ जस्टिस अपने मर्जी का बनवाया कि जिससे वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे फैसले ले सके जो उनके पर्सनल हित में जाएं और उनको स्ट्रेंथन करें। तो इस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। लेकिन इमरजेंसी के साथ इंदिरा सरकार अब नए सिरे से संविधान लिखने के लिए आजाद थी। 42वां संशोधन पेश कर संविधान की मूल भावना बदल दी गई। सुप्रीम कोर्ट के पास संसद से पारित कानून की वैधता जांचने का अधिकार नहीं रहा। 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी में इन्होंने 42nd अमेंडमेंट में बहुत बड़े बदलाव किए, और जो इस तरह के किए कि जुडिशरी की पावर्स भी कम हो जाएं, लोगों के हक भी कम हो जाएं, और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल इतना हो जाए, सारे लोगों की लाइफ को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे, यानी ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल रेजीम एस्टैब्लिश हो जाए और इनका और संजय गांधी का ही वर्चस्व रहे। हमेशा इमरजेंसी की खराब बातों की चर्चा होती है, अच्छी बातों की नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमरजेंसी के समय देश में अनुशासन आया, आर्थिक तरक्की बढ़ी, महंगाई कम हुई और ट्रेन सही समय पर चलने लगी। ऐसा भी नहीं था कि इमरजेंसी से मिली ताकत की बदौलत इंदिरा गांधी और संजय गांधी सर्वशक्तिमान हो गए। दोनों को चुनौतियां भी मिल रही थी। इमरजेंसी में संसद, प्रेस और अदालत पर शिकंजा कसने के बाद इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान बन गई, जिसे विरोधी तानाशाही या डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। लेकिन इसी इमरजेंसी के दौरान अंदर ही अंदर इंदिरा गांधी सरकार को दहलाने के लिए कुछ खतरनाक साजिश हो रही थी। इंदिरा गांधी को मिटाने के लिए बारूद बन रहा था। इमरजेंसी में एक और साजिश सामने आई। हाथों में हथकड़ी के साथ ये तस्वीर जॉर्ज फर्नांडीज की। ये वो जॉर्ज फर्नांडीज हैं जो 1942 की अगस्त क्रांति की तरह इमरजेंसी का जयप्रकाश बनना चाहते थे। लड़ाकू आदमी थे, संघर्षशील आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, और हिंदुस्तान में डॉक्टर लोहिया का जो रास्ता है, जयप्रकाश जी का रास्ता, उस पर वो चलते रहे। इमरजेंसी के दौरान सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडीज अंडरग्राउंड थे। इसी दौरान जॉर्ज फर्नांडीज की एक साजिश इतिहास के पन्नों में बड़ौदा डायनामाइट केस के तौर पर दर्ज है। इस साजिश में बड़ौदा के कुछ उद्योगपति भी शामिल थे, जिसका मकसद था सरकार की तानाशाही को जवाब देना। जॉर्ज और उनके साथी इंदिरा की सभाओं से पहले डायनामाइट से धमाके करना चाहते थे। पूरी लोकशाही और लोकतंत्र को बंद कर दिया गया था।
उसके बारे में एक रास्ता उनने खोजा था। वो एक रास्ता, उस रास्ते से वो जो 42 का आंदोलन था जयप्रकाश जी और लोहिया जी का, उसी की तर्ज पर, बनावट पर वो चाहते थे कि धमाके करें। ये धमाके सरकार में खौफ पैदा करने के लिए किए जाने थे। साजिश के निशाने पर रेलवे लाइंस और सरकारी प्रतिष्ठान भी थे। जॉर्ज साबित करना चाहते थे कि इंदिरा की सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ये साजिश कामयाब होती उससे पहले ही कोलकाता से जॉर्ज फर्नांडिस गिरफ्तार कर लिए गए। जॉर्ज को दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया। इनके बाद क्या कहते हैं कि जॉर्ज साहब क्या कहते हैं गिरफ्तार हुए, इनके खिलाफ में डायनामाइट का केस क्या कहते हैं किया गया। तो उस समय में जो सबसे चर्चित नाम जो था वो डायनामाइट कांड को लेकर के जो है जॉर्ज साहब का था। फर्स्ट मोमेंट के लोग थे डायनामाइट क्या बनाएंगे, लेकिन उनके जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपके खिलाफ में केस यदि पुलिस को डालना है तो पुलिस तो केस डाल ही देती है ना, जितना भी धारा लगाना है लगा दिया। तो उस समय में तो इमरजेंसी था, इमरजेंसी में तो कोई कानून तो था नहीं। वैसे इंदिरा गांधी को ऐसी साजिशों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चाहती तो इमरजेंसी का कार्यकाल बढ़ा भी सकती थी, लेकिन अचानक इंदिरा ने जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। इंदिरा गांधी को संजय गांधी और खुफिया एजेंसियों ने बताया कि इमरजेंसी के बावजूद चुनाव में उनकी जीत होगी।